हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है। टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस कैन बी अरेंज्ड आइदर इन कॉन्फ़िगरेशन 1 और इन कॉन्फ़िगरेशन 2। ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है और ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है। दो डायग्राम इसमें दिए हुए हैं एज शोन इन फिगर। वन ऑफ द ब्लॉक्स हैज थर्मल कंडक्टिविटी के एंड द अनदर 2k। एक ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी के है और दूसरे की है 2k और डायग्राम में दिया हुआ भी है। The temperature difference between ends along the x-axis is the same in both the configuration। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो दोनों केस में बराबर है। It takes 9 seconds to transport a certain amount of heat from hot end to the cold end in the configuration 1। तो यहाँ पे configuration 1 में मान लो कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसपोर्ट होने में फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में 9 सेकंड लग रहे हैं, तो सेकंड वाले केस में कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। द टाइम टू ट्रांसपोर्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन कॉन्फ़िगरेशन 2 इज। सेकंड वाले केस में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो थर्मल करंट का हमें फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। तो थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्यू जो रहेगा वो दोनों केस में बराबर रहेगा। तो Q1 इक्वल टू Q2 यहाँ पे लिख देंगे। तो Q जो होता है उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस इंटू स्मॉल टी। ये टाइम हो गया स्मॉल टी। डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस R1, और रेजिस्टेंस मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, इंटू टाइम यहाँ पर टाइम T1, और डेल्टा टी अपॉन R2 इंटू टाइम T2। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट की जाएंगी। डेल्टा टी दोनों केस में बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर देंगे। R1 क्या लिखा, रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, पहले केस में क्या है, दोनों के दोनों ये स्लैब जो है वो किसमें है, सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन के। तो दोनों के लिए हम L अपॉन के ऐड कर देंगे। तो L अपॉन के फर्स्ट के लिए और L अपॉन के सेकेंड के लिए, लेकिन सेकेंड वाले में जो के है वो 2k है, इसलिए यहाँ पर 2k यूज किया हुआ है। इक्वल टू यहाँ पर टाइम T2 पुट कर देंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा R2, देखिए यहाँ पर दोनों डायग्राम जो है या दोनों स्लैब जो है ये वो किस में है, ये पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखेंगे तो R1 क्या होगा, L अपॉन के। R2 क्या होगा, L अपॉन 2k, क्योंकि यहाँ पर क्या थर्मल कंडक्टिविटी 2k अपॉन के। R1 प्लस R2 तो L अपॉन के और प्लस L अपॉन 2k। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। बेसिक कैलकुलेशन बची है, तो 9 इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2ka अपॉन 3l। T2 अपॉन इस कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करेंगे, L स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 3l 2ka। अब कुछ पार्ट ऊपर जाएंगे तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर जाएगा और ये वाला पार्ट सबसे ऊपर जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी ये जो पार्ट है, जो नीचे पार्ट है वो ऊपर जाएगा, इसको ऊपर भेज दिया और यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट कर दिया, के ए को कैंसिल आउट कर दिया दोनों जगह से, यहाँ से एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो हमें टाइम T2 मिला है वो मिला है 2 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो 2 सेकेंड इसका आंसर रहेगा, 2 सेकेंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो बच्चों, IIT JEE एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्रिलिमिनरी। ठीक है, कन्वेक्शन इसमें किस में नहीं होता है। कन्वेक्शन का मतलब कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट जिसमें हो रहा हो वो होता है कन्वेक्शन प्रोसेस, और हीट ट्रांसफर हो रही है। सी और लैंड ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। तो सी और लैंड के केस में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर है ये सी है और यहाँ पर ये लैंड है। तो यहाँ पर जैसी सनलाइट आएगी यहाँ से तो लैंड पर भी आएगी और सी पर भी आएगी।
तो सी जो होता है, वाटर जो होता है, वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन जो यहाँ पर लैंड है वहाँ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा लैंड पर, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पर टेम्परेचर तो कम है तो डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हैवी एयर है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो एयर है वो लैंड की तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वेक्शन हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी कन्वेक्शन का एक पार्ट है। वार्मिंग ऑफ ग्लास बल्ब ड्यू टू फिलामेंट, इसको समझो, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है इसको समझो। ये हमारे पास बल्ब है, इसके अंदर ये फिलामेंट गर्म हो चुका है, ये फिलामेंट जो है ये गर्म हो चुका है। ये गर्म हो गया तो यहाँ पर जो डेंसिटी है ये कम हो चुकी है और नीचे डेंसिटी ज़्यादा है। अब नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर डेंसिटी कम है, तो जो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये तो नीचे ही रहना चाहेंगे, तो ये नीचे ही रहेंगे, और इनकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर रहना चाहेंगे तो ऊपर ही रहेंगे। और ऊपर डेंसिटी हल्की वाली है और नीचे डेंसिटी भारी वाली, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हीट कैसे फ्लो करेगी, हीट यहाँ पर कंडक्शन से फ्लो करेगी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा, ये वाले मॉलिक्यूल नीचे वाले को हीट ट्रांसफर करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल नीचे वाले को हीट ट्रांसफर करेंगे, एंड सो ऑन, हीट नीचे की तरफ जाती रहेगी। तो यहाँ पर वार्मिंग ऑफ ग्लास बल्ब ड्यू टू फिलामेंट क्या रहेगा, ये कंडक्शन का पार्ट है, ना कि कन्वेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या है, हीटिंग एयर अराउंड ए फर्नेस, जैसे कि हम घर पर भी क्या होता है कि फर्नेस या फिर चूल्हे पर खाना बनाते हैं, ठीक। तो उसके आसपास जो एयर होती है वो कन्वेक्शन से ही गर्म होती है, उसका जो फ्यूम होता है, धुआं होता है, वो ऊपर उठता है, तो आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। किससे होती है, कन्वेक्शन से गर्म होती है। तो इसमें ऑप्शन तो थर्ड है वो इसमें करेक्ट रहेगा। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 1988 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस r है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। इज सराउंडेड बाय ए सिलेंड्रिकल सेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2। एक और सिलेंडर है, उसका जो इनर रेडियस है वो r है और आउटर रेडियस है 2r, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K2। The two ends of the combined system are maintained at two different temperature। डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ये T1 है और इधर T2 है। मैं यहाँ पे डायग्राम ही बनाया हुआ है। एक अंदर वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, इसका रेडियस का क्या है, कैपिटल R, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1। लेकिन इसके जो ऊपर वाला जो है, जो होलो सिलेंडर है, उसका जो इनर रेडियस है वो है R और आउटर रेडियस क्या है वो 2R। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, और दोनों एंड जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे लगाए गए हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट अक्रॉस द सिलेंड्रिकल सरफेस एंड द सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट। हीट जो है वो अलोंग द एक्सिस फ्लो कर रही है, अलोंग द एक्सिस इस तरीके से यहाँ पर फ्लो कर रही है। ओके, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिस्टम इज, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इसमें कैलकुलेट करना है। अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखें तो अंदर वाला पार्ट एक रेजिस्टेंस बना रहा होगा और बाहर वाला पार्ट भी एक रेजिस्टेंस बना रहा होगा। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, के इक्विवेलेंट का। अच्छा, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला होता है K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो यहाँ पे हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो अंदर वाले पार्ट का एरिया कितना है, A1 सॉरी, अंदर वाले पार्ट का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला, इस टोटल एरिया में से अंदर वाले पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, तो पाई 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, तो ये बाहर वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा हमें 3 पाई r स्क्वायर। अब दोनों जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये किस में है, ये पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो K1A1 क्या है, पाई आर स्क्वायर, और A2 क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, K1 प्लस 3K2 बाय 4। तो ऑप्शन जो सी है वो इसमें करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी देखते हैं।
ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। ओके, हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए कंपोजिट ब्लॉक इज मेड ऑफ स्लैब्स ए बी सी डी एंड ई ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज गिवन इन टर्म्स ऑफ ए कांस्टेंट के। जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के और उसके साथ में कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं, उसके साथ दी हुई है। जैसे यहाँ पर 2 के है, 3 के है, 4 के है, 5 के है और 6 के है। एंड गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल। ठीक है, जो लेंथ है वो एल के फॉर्म में दे रखी है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एल है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 3l है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 4l है। ओके, एज शोन इन फिगर। ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विड्थ। जो विड्थ है स्लैब की वो सेम है, मतलब अंदर की तरफ जो स्लैब है वो सेम है, बराबर है। ठीक है, हीट कैपिटल क्यू फ्लोज ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द ब्लॉक्स। लेफ्ट से राइट की तरफ जो हीट है वो फ्लो करेगी। देन इन स्टडी स्टेट, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस स्लैब की जो विड्थ है, जो अंदर की तरफ विड्थ है, उसको हम W मान लेते हैं। लेट विड्थ इक्वल टू क्या है? W। अगर विड्थ W है तो हमें यहाँ पर सभी जो स्लैब है इनका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो जो स्लैब है ये स्लैब जो A है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। स्लैब A के जो पैरामीटर्स हैं, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, लेंथ इसका कितना है? ये लेंथ जो है ये L है, और जो एरिया है लेंथ और विड्थ अंदर की तरफ वो क्या है? 4l, तो इसकी लेंथ होगी, और विड्थ अंदर की तरफ W होगी, तो ये एरिया आ गया इसका। इसके बाद 3 स्लैब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में 3 थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे, B, C एंड D। थर्मल कंडक्टिविटी B की कितनी है? 3K, उसके बाद C के लिए है 4K और D के लिए है 5K। लेंथ तीनों की बराबर है, लेंथ तीनों की क्या है? बराबर। कितनी है ये? 4l। ये लेंथ क्या है? 4l। सभी जो स्लैब है इनकी लेंथ 4l है। ठीक है, उसके बाद जो एरिया बनेगा वो L और अंदर की तरफ क्या है? W। एरिया आ जाएगा यहाँ पर L इंटू W B के लिए। उसके बाद C के लिए क्या होगा? लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? 2l, और अंदर की तरफ W हो गया। और D के लिए क्या होगा? ये L है और अंदर की तरफ W। तो यहाँ पे दोनों एरिया लिख दिए। और जो E है इसके लिए लेंथ L है और एरिया क्या रहेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस तरीके से हीट फ्लो कर रही है 4l इंटू W, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? 6K। अब इसमें चेक करते हैं। आप ध्यान से देखोगे जो हीट A से जा रही है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, B, C और D, और उसके बाद ये तीनों हीट मिलाकर ये E से जा रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हीट है, थर्मल करंट जो है जो A में जा रहा है इक्वल क्या होगा? B प्लस C प्लस D के लिए, B प्लस C प्लस D के लिए, और इक्वल होगा E के लिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हीट फ्लोज थ्रू A एंड E स्लैब्स आर सेम। सही बात है कि A में जो हीट जाएगी वो ही E से निकलेगी। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। इन पांचों स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन K। L अपॉन K। सभी जो हमारे पास स्लैब हैं इनकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दी। अब यहाँ से वैल्यू उठाकर हम थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सभी थर्मल रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें RA का थर्मल रेजिस्टेंस आएगा 1/8 kW, B का आएगा 4/3 kW, C का आएगा 1/2 kW, D का आएगा 4/5 kW, और E का आएगा 1/24 kW। ये हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस आ गए। उसके बाद हमें और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए। किस किस का? इक्विवेलेंट ऑफ B, C और D का। मतलब ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है B, C और D, ये B है, ये C है और ये D है। ये तीनों किस में है? ये पैरेलल में है। तो हमें यहाँ पर इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं।
पैरेलल में तो 1 अपॉन रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा, 1 अपॉन बी आर बी सी डी, मतलब बी सी डी का मतलब क्या हो गया, बी सी और डी का इक्विवेलेंट क्या बनने वाला है, 1 अपॉन बी आर बी, 1 अपॉन आर सी, 1 अपॉन आर डी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आर बी आर सी और आर डी की, और इसको सॉल्व करना है। तो बी सी और डी का जो इक्विवेलेंट बनेगा 1 अपॉन 4 के डबल बन जाएगा। ओके, तो डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर ये ए वाला पार्ट है, ये बी सी डी वाला पार्ट है, और ये ई वाला पार्ट है। यहाँ पर तीनों के थर्मल रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो हीट ए से आएगी वही हीट बी सी डी में मिलाकर जाएगी, और वही हीट ई से जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है उसको चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये, फर्स्ट तो ठीक है, करेक्ट है। हीट फ्लोज थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम, क्या ई से जो हीट फ्लो कर रही है वो मैक्सिमम है, नहीं। जो हीट ई से फ्लो कर रही है वो ए से भी तो फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, ए और ई में हीट फ्लो बराबर रहेगा, ए और ई में हीट फ्लो बराबर रहेगा, इक्वल होगा बी सी डी के। तो इसमें जो ए और ई में बराबर रहेगा तो ई में ही मैक्सिमम रहेगा, ये गलत बात है, तो ये गलत रहेगा ऑप्शन। ओके, उसके बाद जो इसमें थर्ड ऑप्शन है, हमें बताना है कि किसके अक्रॉस जो थर्मल रेजिस्टेंस है या टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, जो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट। टेम्परेचर डिफरेंस जो है ई के लिए वो स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। तो थर्मल करंट तो तीनों में बराबर रहेगा, यहाँ पर जो करंट यहाँ से आएगा वही यहाँ से जाएगा, बी सी डी से, वही यहाँ पर ई से जाएगा। तो जो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, या जो रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होगा, क्योंकि थर्मल करंट तीनों में यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, ये तीनों सीरीज में है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस इज आर ई। इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है, इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस है ई वाला। अगर यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस ई वाला है तो उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू आर। मिनिमम रेजिस्टेंस इज आर ई, देन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस आर ई इज मिनिमम। तो ये बात सही है, ई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। तो सी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसके बाद डी ऑप्शन अब बोल रखा है कि हीट फ्लो थ्रू सी इक्वल टू हीट फ्लो थ्रू बी प्लस हीट फ्लो थ्रू डी। क्या जो सी से हीट फ्लो कर रही है वो बी और डी से बराबर है रहेगी। अगर यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को सुनिए, अगर यहाँ पर बी और डी का इक्वलेंट सी के बराबर आ जाता है, आर इक्वलेंट सी के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब सी और बी डी के इक्वलेंट में हीट बराबर फ्लो करेगी। ओके, तो इफ आर इक्वलेंट ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू सी, बी और डी का इक्वलेंट जो है वो सी के बराबर है, देन हीट विल बी सेम, बी डी हीट विल बी सेम। ठीक है, तो हीट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। तो बी डी क्या है, बी और डी पैरेलल में है, हमने डायग्राम में देखा था बी और डी क्या है, पैरेलल में है। इस तरीके से बनाया हुआ था डायग्राम। तो ये बी वाला हो गया, ये सी वाला हो गया, ये डी वाला हो गया। बोला गया है कि बी और डी में जो हीट जा रही है वो बराबर होगी सी के। बराबर तभी हो सकती है जब बी और डी का इक्वलेंट सी के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो बी और डी का टेम्परेचर वो निकालते हैं आर इक्वलेंट, तो आर बी आर डी अपॉन आर बी प्लस आर डी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 के डब्ल्यू। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये तो आर सी के बराबर है। अगर ये आर सी के बराबर है तो इसका मतलब जो हीट फ्लो है वो बराबर रहने वाली है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे इसमें, ए सी एंड डी। ओके, ए सी एंड डी इसमें करेक्ट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। टू कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ बराबर है, डायग्राम में भी दिया हुआ है, लेंथ दोनों बराबर है।
but different radii are connected in series between two heat bath kept at temperature T1 300 Kelvin और T2 100 Kelvin। दो बात है यहाँ पर, तो T1 का टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन और T2 का टेम्परेचर है 100 केल्विन। उन दोनों के बीच में दो रॉड को, दो सिलेंडर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक ये सिलेंडर देख पा रहे होंगे, ये वाला, और दूसरा क्या है ये वाला सिलेंडर। ओके, द रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर वन एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्ज सिलेंडर इज आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है, जो छोटा वाला सिलेंडर है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है क्या है K1 और दूसरे की क्या है K2। और जो छोटा वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस अगर R है तो बड़े वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस क्या होगा 2R होगा। ओके, रेडियस क्या होगा 2R होगा। ओके, इफ द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द सिलेंडर इन स्टेडी स्टेट इज 200 केल्विन, जो जंक्शन है, जंक्शन पर जो टेम्परेचर है वो कितना है 200 केल्विन, तो हमें बताना है देन K1/K2 क्या रहने वाला है। तो वो स्टडी स्टेट केस में जो भी हीट आ रही होगी वही आगे जा रही होगी, हीट एक्यूमुलेट नहीं होने वाली, किसी एक पॉइंट पर हीट फ्लो करती रहेगी कंटिन्यू। तो जो भी हीट यहाँ से आएगी वही हीट आगे जाएगी। मान लो कि यहाँ से Q1 हीट आई तो आगे भी क्या जाएगी Q1 ही जाएगी, मतलब Q2 जो है Q1 के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से जो Q1 हीट आ रही है और आगे जा रही है Q2 हीट, तो दोनों हीट क्या होंगी बराबर होंगी, तो Q1 इक्वल टू यहाँ पर Q2 हो जाएगा। बस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट सिलेंडर है तो K1 A1 डेल्टा T1 अपॉन L1 इंटू स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है हीट का कंडक्शन के लिए। और यहाँ पर भी इसी तरीके से फॉर्मूला लिखना है, लेकिन 2 हो जाएगा K2 A2 डेल्टा T2 स्मॉल टी अपॉन L2। अब यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी तो K1 है, एरिया क्या लिखा जाएगा पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बीच से कट करेंगे पाई R स्क्वायर। टेम्परेचर का डिफरेंस इधर 300 है और इधर 200 है। ओके, तो यहाँ पर 300 माइनस 200 और लेंथ क्या है इसकी L इक्वल टू K2 को ऐसे लिखना है। रेडियस इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कितना पाई इंटू 2R का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस 2R है तो 2R का स्क्वायर हो गया। टेम्परेचर का डिफरेंस क्या लिखेंगे यहाँ पर 200, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 100, तो 200 माइनस 100 और T से T तो कैंसिल हो गया पहले, और नीचे लेंथ दोनों L, तो L से L भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। ये 100 आ गया और ये 100 आ गया, तो K1 इंटू 100 4 इंटू 100 इंटू K2, 100 से 100 को कैंसिल कर दो तो K1/K2 क्या जाएगा 4। तो इसका आंसर 4 आना वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 1996 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी raised from 24 degree Celsius to 90 degree Celsius by adding steam to it. Calculate the mass of steam required for this purpose. हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, इस 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 24 से 90 डिग्री तक लेके जाना है, तो हमें कितनी स्टीम इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से इसमें सॉल्व करना है, जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, स्टीम जो है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही हम वाटर को स्टीम के साथ ऐड करेंगे तो स्टीम का पहले कंडेंसेशन होगा, तो स्टीम जो है पहले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर है सिस्टम का वो 90 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो वाटर बना है 100 डिग्री पर, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री वाटर पे जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जो वाटर है उसका टेम्परेचर 24 से 90 डिग्री तक जाएगा, तो वहाँ पर हीट गेन हुआ है। और जो हम स्टीम ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर पहले तो उसका फेज चेंज होगा, 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर पे जाएगा, उसके बाद 100 डिग्री वाटर से 90 डिग्री वाटर पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ms डेल्टा टी वाटर के लिए लिखेंगे जिसका हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ms डेल्टा टी। दूसरी तरफ क्या रहेगा, जो हीट लॉस करेगा, स्टीम हीट लॉस करने वाली है, m इंटू एल क्या होगा फेज चेंज वाली हीट रहेगी, और प्लस ms डेल्टा टी मतलब वाटर जो बनेगा स्टीम से उसका टेम्परेचर चेंज होगा 100 से 90 तक आएगा, तो ms डेल्टा टी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करनी है, कितने ग्राम वाटर है 100 ग्राम वाटर है, इंटू 1 स्पेसिफिक हीट 1
और टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस 24, क्योंकि हम 24 से 90 तक लेके जा रहे हैं। तो इसके इक्वल टू क्या होगा, हम मान लेते हैं कि m ग्राम स्टीम को इसमें ऐड करना है। तो m इंटू एल एफ क्या होता है स्टीम के लिए 540, ठीक है, एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होता है, और प्लस m इंटू एस कितना होता है वाटर के लिए 1, और टेम्परेचर 100 से 90 जा रहा है, 100 से 90 जा रहा है, देखो यहाँ पर, तो 100 माइनस 90। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो 100 इंटू 90 माइनस 24 66 होता है, इक्वल टू m इंटू 540 प्लस 100 माइनस 90 10 इंटू m। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 550 m आ गया, तो m इक्वल टू क्या आ गया 6600/550। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 12 ग्राम। तो हमें 12 ग्राम स्टीम ऐड करनी पड़ेगी। हेलो बच्चों, IIT JEE का 1986 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज यूज्ड इन ए रूम ऑफ टोटल वॉल एरिया 137 मीटर स्क्वायर। एक रूम है, यहाँ पर जो रूम बनाया हुआ है, इसके साइड का जो एरिया है, चारों तरफ का जो एरिया है, जो दीवारों का एरिया है, वो है 137 मीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पर मैंने लिख दिया। टू मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इनसाइड इट, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री, तो बाहर का टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, दी वॉल्स हैव 3 डिफरेंट लेयर्स, 3 डिफरेंट लेयर में वॉल को बनाया गया है। यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, एक तो ये वॉल है, एक ये वॉल है, और एक ये लास्ट वाली बाहर वाली वॉल है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ वुड ऑफ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये लेंथ L1 जो है वो क्या है वुड का बना हुआ है, और इसकी लेंथ क्या है या थिकनेस क्या है 2.5 सेंटीमीटर। एंड मिडिल लेयर ऑफ सीमेंट ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, जो बीच वाली लेयर है L2, इसकी थिकनेस क्या है सीमेंट की है ये, और ये 1 सेंटीमीटर की है। ओके, उसके बाद एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रिक ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर, जो बाहर वाली लेयर है L3 जो है वो क्या है ब्रिक की बनी हुई है, और वो 25 सेंटीमीटर की है। फाइंड द पावर ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, एज्यूम दैट देयर इज नो हीट लॉस थ्रू फ्लोर एट द सीलिंग, ऊपर से और नीचे से, फ्लोर से और सीलिंग से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड, सीमेंट एंड ब्रिक आर 0.125, 1.5 एंड 1 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। इन सभी की थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हुई है, जो वुड है, सीमेंट है और ब्रिक है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले। तो ये बात याद रखना कि बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो हमें हीट करंट हमें कैलकुलेट करना है। हीट करंट ही क्या होता है पावर होती है। ठीक है, जितनी हीट बाहर फ्लो करेगी 1 सेकेंड के अंदर, इतनी ही हमें हीट रूम के अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, जिसको हम पावर बोलेंगे 1 सेकेंड के अंदर जो भी हम हीट जनरेट कर रहे हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, पावर ऑफ हीटर जो होगी, पावर ऑफ हीटर इक्वल टू Q/T, और Q/T का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी, और नीचे R इक्वलेंट होता है। ओके, अब डेल्टा टी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये हम पावर कैलकुलेट करने वाले हैं हीटर की। डेल्टा टी क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस -10 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। और R इक्वलेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर जितनी भी वॉल है, ये जितने पार्ट है सीमेंट का है, वुड का है और ब्रिक्स का है, ये तीनों क्या है सीरीज में है, इस तरीके से है। ठीक है, और अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है इक्वलेंट R1 + R2 + R3। अब बस तीनों को यहाँ पे लिख देना है। R इक्वलेंट, ये R1 मतलब फर्स्ट वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, ये R2 L/K और R3 L/K। एरिया तीनों केस में बराबर है। अब यहाँ पर एरिया तीनों केस में बराबर है, तो एक हम कॉमन निकाल लेंगे और वैल्यू भी पुट करेंगे, तो 1/137 आ गया। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे L1/K1। L1 क्या है 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 लिखेंगे, सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, अपन K1 क्या है 0.125, L2 1 सेंटीमीटर, तो पावर यहाँ पे कॉमन आ चुकी है, अपन, और K2 क्या है 1.5, L3 क्या है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 10⁻⁻² बाहर आ गया, और K3 क्या है 1। बस इसको सॉल्व करना है।
तो ऊपर ये 30 है, 137 भी ऊपर जाएगा, ओके, और ये पावर भी ऊपर जाएगी और 137 भी ऊपर जाएगा। तो 137 इंटू 30 इंटू 10⁻², अपॉन इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पर इन दोनों को, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसको कैंसिल करने के बाद ये 20 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 2/3 और ये 25, 20 और 25 45 हो गया प्लस 2/3, ओके। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, इसको ऐड करेंगे तो 137 और ये 3 जाएगा ऊपर एलसीएम लेने के बाद। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार आ गया और 3 इंटू 3 9 आ गया इंटू 10⁻3। तो पावर क्या जाएगी यहाँ पर, पावर आ जाएगी 9000 वाट आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो बच्चों, IIT JEE 1978 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। ए रूम इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस बाय हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम कनेक्टेड टू 200 वोल्ट मेंस। एक रूम है यहाँ पर जो रेड कलर में बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक हीटर लगाया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और जो पावर सप्लाई की हुई है वो 200 वोल्ट की है और इसके रूम के अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रूम। रूम के अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, एक जैसा है सब जगह। एंड द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ एरिया। इसमें ग्लास विंडो दे रखी है जिसका जो एरिया है वो दे रखा है, एरिया दे रखा है इसमें 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस दे रखी है डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं उसको 0.2 सेंटीमीटर, ओके। कैलकुलेट टेम्परेचर आउटसाइड। थर्मल कंडक्टिविटी और ग्लास के दे रखा है इसमें 0.2 कैलोरी पर मीटर और ये सेकंड और डिग्री सेल्सियस, ओके। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट रखा 4.2 जूल पर कैलोरी, ओके। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है आउटसाइड टेम्परेचर, रूम के बाहर कितना टेम्परेचर होगा। देखो रूम स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, जो भी हीट रूम के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी इतनी ही हीट सिस्टम से बाहर जाएगी। रूम के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा रखा है, हीटर लगा रखा है, उस रेजिस्टेंस से जो भी हीट डेवलप होगी वो बाहर जाने वाली है। तो क्या लिखेंगे, हीट जो प्रोड्यूस होगी या पावर जो रूम के अंदर प्रोड्यूस होगी वो इक्वल होगी पावर आउटपुट के, जो बाहर जा रही होगी या थर्मल करंट जो आ रहा होगा। और यहाँ पर पी प्रोड्यूस जो क्या किससे हो रही है, रेजिस्टेंस है, तो V²/R लिखेंगे। और पी आउटपुट क्या लिखेंगे या थर्मल करंट क्या लिखेंगे, KA ΔT/ΔX। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। V जो है 200 है, 200 इंटू 200 और रेजिस्टेंस 20 है, तो यहाँ पर आ गया 20। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, 10 आ गया। K की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2 है, 0.2, लेकिन हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एरिया क्या है इसका 1, डेल्टा T क्या है, इनसाइड टेम्परेचर माइनस आउटसाइड टेम्परेचर। इनसाइड का 20 है और माइनस बाहर का T टेम्परेचर मान लेते हैं। और थिकनेस क्या है 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 10 आ गया, तो 2000 और 10⁻² को इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 10⁻² इक्वल टू 4.2 और 20 - T। बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है। बस यहाँ से T कैलकुलेट करना है, तो 4.2 को नीचे भेज देते हैं, 20/4.2 इक्वल टू 20 - T। तो T इक्वल टू T को इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो क्या आएगा हमारे पास 20 - 20/4.2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.76, तो 20 - 4.76 क्या आएगा 15.24 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हीट को या थर्मल करंट जो है उसको बराबर करना है, ओके। थैंक यू। हेलो बच्चों, IIT JEE 1986 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल एज हीट इज गिवन टू इट एट ए कांस्टेंट रेट एज शोन इन द फिगर। हीट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हीट दी हुई है, हीट देंगे उसके टेम्परेचर में भी वेरिएशन दिखाया गया है। द मटेरियल इज इन सॉलिड स्टेट। जो मटेरियल है वो सॉलिड है, ठीक है। एट पॉइंट O, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉलिड है। द स्टेट ऑफ मटेरियल एट P इज, P पॉइंट पर स्टेट कैसा है, ओके। तो यहाँ पर हम देखो
पहले अगर सॉलिड है उसको हम हीट देंगे तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, सॉलिड को जब हीट दी जाएगी तो पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं आ जाता। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही आएगा, ये है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब ये जो पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट ए पॉइंट के पास में नहीं है, ये थोड़ा आगे चला गया, थोड़ा आगे गया है, थोड़ा आगे गया। इसका मतलब कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का मेल्ट कर चुका है, कुछ पार्ट मेल्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो स्टेट है इसकी कौन सी रहेगी? लिक्विड प्लस सॉलिड वाली स्टेट रहेगी। ठीक है, ओ ए जो है वो सॉलिड है, लेकिन ये जो है ए बी क्या है? वो मेल्टिंग है। यहाँ पर ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में एक साथ रहेगा। उसके बाद की बात करें तो बी और सी जो है वो लिक्विड वाली स्टेट है, लिक्विड में ऑब्जेक्ट रहेगा। सी और डी में क्या रहेगा? यहाँ पर वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों में ऑब्जेक्ट रहने वाला है। ओके, और उसके बाद डी पॉइंट के बाद क्या होगा? ये वेपर में रहने वाला है या स्टीम फॉर्म में वेपर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट रहेगा एट पॉइंट पी। थैंक यू। हेलो बच्चों, IIT JEE 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डबल पेन विंडो यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग ए रूम थर्मली फ्रॉम आउटसाइड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास शीट ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.01 मीटर सेपरेटेड बाय 0.05 मीटर थिक सेगमेंट एयर स्पेस। ये कंप्लीट लाइन जो है वो मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम 2 गिलास सीट को यूज कर रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इनके बीच में क्या है? एयर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट गिलास सीट है ये है, थिकनेस इसकी 0.01 मीटर। जो सेकंड गिलास सीट है वो ये है, थिकनेस 0.01 मीटर, और इनके बीच में जो गैप है वो कितना है? 0.05 मीटर। ओके, और ये रूम में लगी हुई है। इन द स्टडी स्टेट रूम ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास आउटडोर इंटरफेस आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। मतलब रूम के अंदर का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, और रूम के बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द विंडो पे। ठीक है, विंडो से कितनी हीट फ्लो करेगी। ऑल्सो फाइंड टेम्परेचर ऑफ अदर इंटरफेस, मतलब कि जो अंदर वाली विंडो है उसके बाहर वाले फेस का टेम्परेचर हमें चाहिए T1, और जो बाहर वाली विंडो है उसके अंदर वाले फेस का टेम्परेचर चाहिए T2। गिवन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास एंड एयर एज, ग्लास का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? 0.8, और जो हमारे पास एयर है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? 0.08 वाट पर मीटर केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड टेम्परेचर ऑफ अदर फेस। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, और हीट फ्लो रेट भी कैलकुलेट करना है। अब हीट फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब थर्मल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा टी चाहिए और थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए। डेल्टा टी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि अंदर टेम्परेचर 27 है, बाहर 0 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, और थर्मल रेजिस्टेंस किस तरीके से लिखेंगे? आर इक्वलेंट। तो यहाँ पर जो अंदर वाली विंडो है उसका रेजिस्टेंस, फिर एयर का रेजिस्टेंस, फिर विंडो का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये R1, R2 और ये R3, ये तीनों है सीरीज में। और सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा जाता है, और यहाँ पर ये इनको ऐड करेंगे। R1 मतलब L अपॉन KA, लेंथ या थिकनेस कितनी है? अपॉन KA, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया का मल्टीप्लीकेशन। तो L अपॉन के लिखेंगे किसके लिए? फर्स्ट के लिए। यहाँ पर ये फर्स्ट है। L अपॉन के सेकेंड के लिए जो एयर वाला पार्ट है उसका। L अपॉन के है किसके लिए? जो हमारे पास विंडो वाला पार्ट है, ग्लास वाला पार्ट है, दूसरा वाला उसके लिए। क्योंकि जो दोनों पार्ट है 1 और 3 दोनों बराबर है, तो हम इसको 2 टाइम करके लिख सकते हैं। 2 टाइम्स L अपॉन के फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 दोनों ग्लास जो है आइडेंटिकल है, डायमेंशन भी सब बराबर है। ठीक है, और प्लस में क्या लिखेंगे? L अपॉन के। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 2 टाइम्स L कितना है इसका? जो ग्लास विंडो है 0.01, के कितना है? 0.8, और जो हमारे पास एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर। दूसरा वाला जो एयर वाला पार्ट है 0.08 और 0.05, और 0.08 क्या है? के, और एरिया क्या है? 1।
बस इसको सॉल्व करना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आर इक्वलेंट ये आएगा 0.65 SI यूनिट। ठीक है, 0.65 आ गया SI यूनिट। तो हीट फ्लो कितनी करेगी इसमें? हीट फ्लो का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन आर इक्वलेंट। डेल्टा क्यू 27 माइनस 0 तो 27 और नीचे आर इक्वलेंट क्या होगा 0.65। तो हमारे पास जो हीट फ्लो आ जाएगी वो 41.53 जूल पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब एक सेकंड के अंदर 41.53 जूल फ्लो एनर्जी फ्लो करेगी। ओके, अब इसमें जो दूसरा पार्ट था वो है टेम्परेचर का। हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाया हुआ है। ये 27 रूम के अंदर का टेम्परेचर है, ये रूम के बाहर का टेम्परेचर है। ये हमारे पास जो फर्स्ट विंडो है, फर्स्ट गिलास है, उसका रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा वाला गिलास उसका रेजिस्टेंस R3 और जो बीच में क्या है एयर, उसका रेजिस्टेंस R2। हमें कैलकुलेट करना है ये T1 और ये दूसरा पार्ट T2। तो सबसे पहले हमें R1 और R3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे R1 और R3 दोनों बराबर होंगे क्योंकि डायमेंशंस दोनों बराबर है और थर्मल कंडक्टिविटी भी बराबर है। ठीक है, L/K। L कितना है गिलास के लिए 0.01 और K क्या रहेगा 0.8 और एरिया 1/80 आ गया। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस आ गया 1/80। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना है ये टेम्परेचर T1। तो यहाँ से जो हीट जा रही है, हीट थर्मल करंट जो जा रहा है वो उसके लिए क्या लिखेंगे, जो Q डॉट होगा या I जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस 27 माइनस T1 और अपॉन में क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्मल करंट जो हीट फ्लो कर रही है वो या हीट फ्लो रेट 27 माइनस T1, 27 और माइनस होगा T1, नीचे क्या होगा R1। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, T1 मिल जाएगा हमें। जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं Q डॉट मतलब हीट फ्लो रेट कितना है या थर्मल करंट कितना है 41.53, 27 माइनस T1 और रेजिस्टेंस जो हमारे पास 1/80। तो T1 आ जाएगा यहाँ से 26.48 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही हमें दूसरा वाला T2 कैलकुलेट करना है। T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ बाहर पीछे वाले पार्ट का इस वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे। T2 माइनस 0 अपॉन जो R3 होगा वो थर्मल करंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू थर्मल करंट। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर Q डॉट इक्वल टू T2 माइनस 0, T2 माइनस 0 और नीचे क्या होगा R3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 41.53 थर्मल करंट तो सेम रहने वाला क्योंकि सीरीज में है इक्वल टू T2 अपॉन 1/80। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा T2 0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।